Assalamu alaikum dear students. Welcome to the platform of Nain Academy. I'm your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो के अंदर हम अपने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 जो न्यूक्लियस का हम टॉपिक पढ़ रहे थे उसका थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम न्यूक्लियोलस को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स इससे पहले हम न्यूक्लियस के 2 लेक्चर्स को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप उन लेक्चर्स को जाके सुन सकते हैं। प्लेलिस्ट में वो लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने न्यूक्लियस का इंट्रोडक्शन, उसकी लोकेशन, उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप को, पेरीन्यूक्लियर स्पेस को, इसके अलावा न्यूक्लियर लैमिना को हमने डिटेल से स्टडी किया। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने एनपीसी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को देखा, उसके 4 सब यूनिट्स को देखा। इसमें कॉलम सब यूनिट था, रिंग सब यूनिट था, एन्युलर सब यूनिट था, ल्यूमिनल सब यूनिट था। उसको डिटेल से हमने स्टडी किया, उनके फंक्शंस को देखा, न्यूक्लियर बास्केट को देखा। तो ओवरऑल जो है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू आउट मुकम्मल स्ट्रक्चर को हमने स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हम न्यूक्लियोलस को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स न्यूक्लियोलस क्या है, ठीक है, हम इसको एक मतलब डायग्राम से देखते हैं, फिर हम जो है वो थ्योरी की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप बुक से देखें ना, आपके बुक के अंदर यहाँ पे ये डायग्राम गिवन है, ठीक है। ये आप इस तरह इमेजिन करें कि ये एक सेल है, ठीक है, और सेल के दरमियान में यहाँ पे आपको ये न्यूक्लियस नजर आ रहा है। न्यूक्लियस के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पे ना इस तरह से हमें एक डार्क स्टेन्ड बॉडी नजर आती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स डार्क स्टेन्ड बॉडी का क्या मतलब है, इसको मैं आपको बताता हूँ। तो अब यहाँ पे इस तरह से समझें कि आप यहाँ पे ना एक ऐसी बॉडी नजर आती है जो कि, ठीक है, गहरा स्याह रंग होता है, जिसका गहरा स्याह रंग होता है। स्टूडेंट्स इसको हम जो है वो न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं। न्यूक्लियस के सेंटर में पड़ी होती है और इसके मुतालिक कुछ बातें हमें पता है। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोलस को हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी कहते हैं, ठीक है। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स से क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर राइबोसोम्स की तैयारी होती है। आपको पता है कि राइबोसोम्स क्या होते हैं, सेल के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करती है, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करती है। तो आप लोगों ने इनको ज़हन में रखना है, क्लियर। तो स्टूडेंट्स अब आए न्यूक्लियोलस को हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स देखें न्यूक्लियोलस क्या है। न्यूक्लियोलस इज अ प्रीडोमिनेंट डार्कली स्टेन। अब स्टूडेंट्स स्टेन क्या है, अब सबसे पहले ना आपको स्टेनिंग का पता होना चाहिए। स्टेनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, आमतौर पर ना डायग्राम्स इतनी कलरफुल नजर नहीं होती जितनी हमें नजर आ रही होती हैं बुक के अंदर, पेजेस के अंदर जो डायग्राम्स कलरफुल नजर आ रही होती है। हमारे बॉडी के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इस तरह कलरफुल नहीं होते, बल्कि बिल्कुल डार्क स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को बेहतर तरीके से स्टडी करने के लिए, बेहतर तौर पर डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम एक तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम स्टेनिंग, जिसे हम स्टेनिंग कहते हैं। स्टेनिंग में हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम बाहर से ना आर्टिफिशियल डाई का मतलब होता है रंग, ठीक है, हम रंग जो है उसको सेल के ऊपर डालते हैं। अब सेल के स्टूडेंट्स कुछ हिस्से जो होते हैं उस रंग को ज्यादा जज़ब करते हैं, कुछ हिस्से कम जज़ब करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स उनके रंग को जज़ब करने की वजह से हमें सेल के अंदर अलग अलग चीजें हैं ना जो वो अलग अलग सेपरेट नजर आती हैं, ठीक है। तो ये जो अमल है ना स्टूडेंट्स, इसे हम स्टेनिंग कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें जो न्यूक्लियस है ना, जब हम न्यूक्लियस को देखते हैं तो हमें नजर आता है कि न्यूक्लियस के सेंटर के अंदर एक ऐसी चीज है जिसने रंग को बाकी न्यूक्लियस से ज्यादा जज़ब किया है। वो जो स्टेन था ना, वो जो रंग था जो कि हमने सेल को क्लियर करने के लिए डाला था, न्यूक्लियस के सेंटर के अंदर जो चीज पड़ी है न्यूक्लियोलस, इसने बाकी न्यूक्लियस से उसको ज्यादा अब्सॉर्ब किया है। तो स्टूडेंट्स इसी वजह से हम इसको यहाँ पे कहते हैं डार्कली स्टेन, मतलब इसमें ये ज्यादा, ठीक है, गहरा स्टेन हो गया है, ठीक है, इसने ज्यादा रंग को जज़ब किया है और ये बड़ा ही प्रोमिनेंट हमें नजर आता है। तो न्यूक्लियोलस क्या है, प्रोमिनेंट डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद होता है। स्टूडेंट्स आपको पता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, अगर ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो ये अगर फर्ज करें आप न्यूक्लियोलस है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो एक सेमी फ्लूइड, ठीक है, हम मटेरियल मौजूद होता है जिसको हम किसका नाम देते हैं स्टूडेंट, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। तो इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर स्टूडेंट्स एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी मौजूद होती है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इनकी तादाद जो है वो एक भी हो सकती है, 2 हो सकती हैं, ठीक है, या ज्यादा भी हो सकती हैं। तो आपने इसको ध्यान में रखना, देयर में बी 1 और 2 न्यूक्लियोलाई इन अ न्यूक्लियस, ठीक है। एक न्यूक्लियस के अंदर 1 या 2 न्यूक्लियोलाई जो है मौजूद हो सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी न्यूक्लियोलाई क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोलस की जमा है क्या, न्यूक्लियोलाई। तो आपने इनको ध्यान में रखना है। अब स्टूडेंट्स ये न्यूक्लियोलाई कितने होंगे ये डिपेंड करता है कि सेल्स की प्रोटीन्स बनाने की कैपेबिलिटी कितनी है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है बॉडी के कुछ सेल्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रोटीन ज्यादा बनानी है तो उनके अंदर न्यूक्लियोलाई ज्यादा होंगे, जबकि वो सेल्स जिन्होंने प्रोटीन्स कम बनानी, क्योंकि इनका काम देखिए, इनका काम प्रोटीन्स बनाना है, ठीक है। तो वो सेल्स जिनके अंदर प्रोटीन्स कम चाहिए, जिन्होंने प्रोटीन्स कम बनाना है, जिनका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो उनके अंदर जो है वो न्यूक्लियोलाई कम होते हैं। बनस्बत ऐसे सेल्स के जिनका काम प्रोटीन्स बनाना है, ठीक है, जिन्होंने ज्यादा प्रोटीन्स बनानी है, ठीक है, वहां पे न्यूक्लियोलाई ज्यादा होंगे। ज्यादा क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा राइबोसोम्स बनेंगे। जब ज्यादा न्यूक्लियोलाई होंगे तो ज्यादा राइबोसोम्स बनेंगे, जब ज्यादा राइबोसोम्स बनेंगे तो ऑटोमेटिकली ज्यादा
प्रोटीन्स बनेंगे, तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है। क्लियर? अब स्टूडेंट्स इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन जो है मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये क्या करते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। न्यूक्लियोलाई मैन्युफैक्चर द सब यूनिट्स दैट्स कंबाइंड टू फॉर्म राइबोसोम्स। अब स्टूडेंट्स ये देखें सब यूनिट्स का क्या मतलब है, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ राइबोसोम्स की, फिर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आप लोगों के बुक के अंदर ना ये राइबोसोम्स की डायग्राम बनी हुई है। राइबोसोम्स का ना इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है, एक इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं लार्जेस्ट सब यूनिट, जो आपको नजर आ रहा है ना, एक इसका ये वाला हिस्सा ये है लार्जेस्ट सब यूनिट। और स्टूडेंट्स इसके अलावा इसके नीचे भी एक हिस्सा मौजूद होता है, इसे कहते हैं स्मॉलर सब यूनिट। तो ये जो दो हिस्से हैं ना, ये जब आपस में मिलते हैं तो राइबोसोम बनता है। राइबोसोम के दो हिस्से, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। अब स्टूडेंट्स लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट दोनों अलग अलग जो है ये न्यूक्लियोलस के अंदर तैयार होते हैं। कहां पे तैयार होते हैं स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोलस के अंदर तैयार होते हैं। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखें न्यूक्लियोलाई मैन्युफैक्चर द सब यूनिट्स दैट कंबाइन टू फॉर्म राइबोसोम। समझ आ रही है यहाँ पे किन सब यूनिट्स की बात हो रही है? यहाँ पे लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट की बात हो रही है, ठीक है। और ये दोनों सब यूनिट्स हैं, ये दोनों मिलकर स्टूडेंट्स क्या बनाते हैं, फिर हमारे पास राइबोसोम्स बनाते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स आगे क्या करते हैं? प्रोटीन्स की तैयारी करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, जिसका नाम है न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन। इसे NORs भी कहते हैं। क्या कहते हैं? NOR, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन। स्टूडेंट इसके अलावा हमने एक पहले कोर टर्म पढ़ी थी NPC, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। ये क्या NOR का क्या मतलब है? न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन्स। अब स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज का क्या मतलब होता है? तरतीब देना। रीजन्स कहते हैं हिस्सों को या इलाके को। न्यूक्लियोलस मतलब ये ऐसे रीजन्स हैं, ऐसी जगह जहां पे न्यूक्लियोलस को तरतीब दिया जाता है। तरतीब देने से क्या मतलब है? यहाँ पे न्यूक्लियोलस को बनाया जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इनको आप लोगों ने समझना है, मेरे बात ध्यान से सुनिए, ठीक है। हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है और क्रोमेटिन मटेरियल पड़ा हुआ है इस तरह से। अब जब ये सेल तकसीम होने लगेगा तो स्टूडेंट्स होता क्या है? जब ये सेल तकसीम होता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो दीवार है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे आप न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं, ये स्टूडेंट्स क्या हो जाती है? डिसइंटेग्रेट हो जाती है, ये खत्म हो जाती है, अलग हो जाती है, फट जाती है। जब वो फट जाती है ना स्टूडेंट्स, फिर क्या होता है? जो न्यूक्लियोलस है ना सेल का, ये भी गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। समझ आ रही है? जब न्यूक्लियोलस खत्म हो जाता है तो फिर सिर्फ क्रोमेटिन मटेरियल रह जाता है। वो फिर आपस में इकट्ठे होकर क्या बना देते हैं स्टूडेंट्स? इस तरह सेल के अंदर क्या बना देते हैं स्टूडेंट्स? क्रोमोसोम्स बना देते हैं, ठीक है। अब इस सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स बन गए, फिर होता है कि आपको पता है कि आधे क्रोमोसोम्स एक साइड पे चले जाते हैं, आधे क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक साइड पे चले जाते हैं, ठीक है। अब जब आधे क्रोमोसोम्स एक साइड पे चले गए, आप इस तरह से इमेजिन करें कि एक और सेल है, यहाँ पे आधे क्रोमोसोम एक साइड पे आ गए, आधे क्रोमोसोम एक साइड पे आ गए। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, अब यहाँ पे जब न्यूक्लियस दोबारा बनेगा, अब ये जो क्रोमोसोम्स है ना, ठीक है, अब यहाँ पे ये अपना ये एक अलग न्यूक्लियस बना लेगा और ये एक अलग न्यूक्लियस बना लेगा। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ इस तरह से, ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस तरह से ना एक नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है और यहाँ पे भी एक नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी। अभी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम था स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्या करेगा स्टूडेंट्स? अभी जो क्रोमोसोम है ना बेसिकली ये डीएनए है। क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से, ठीक है, आपको पता है ना क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो क्रोमोसोम है इसके पास ऐसी जीन्स होती हैं, इसके अंदर जीन्स क्या होती हैं? आप 10th क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं। क्रोमोसोम का वो हिस्सा जो कि खास चीज बनाता है उसे हम जीन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो क्रोमोसोम है ना इसके पास ऐसे खास हिस्से होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन्स कहते हैं। स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ये जो क्रोमोसोम वाले हिस्से हैं ना इसके पास क्या, ठीक है, ये क्या करते हैं? इनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि स्टूडेंट्स ये क्या बना सकते हैं स्टूडेंट्स? ये न्यूक्लियोलाई बना सकते हैं, न्यूक्लियोलस बना सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वो जो रीजन है ना डीएनए के, क्रोमोसोम के, जो कि नया न्यूक्लियस बनाने की सलाहियत रखते हैं, इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर भी, ठीक है, उन रीजन्स को स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन्स का। तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोलाई आर फॉर्म्ड एट सर्टेन साइट्स इन क्रोमोसोम्स कॉल्ड न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन्स। अभी जो न्यूक्लियोलाई हैं ये क्रोमोसोम्स के ऊपर खास जगह होती हैं जहां पे ये न्यूक्लियोलाई बनते हैं। उन जगहों को हम स्टूडेंट्स किसका नाम देते हैं? न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन्स का। मैंने आपको इसका लफ्जी मतलब भी बता दिया। रीजन्स कहते हैं हिस्से को, इलाके को, ऑर्गेनाइजर तरतीब देना, न्यूक्लियोलस को तरतीब देने वाले हिस्से ये कहां पे हैं? ये क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं। अब स्टूडेंट्स द डीएनए फाउंड एट न्यूक्लियो, यहाँ पे देखें न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन्स इनकोड्स द राइबोसोमल आरएनए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास एक डीएनए है, एक डीएनए का एक टुकड़ा है। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स ये आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे से हिस्से हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ से क्या होता है? अब आपको पता है कि डीएनए जो है उससे क्या बनता है स्टूडेंट्स? डीएनए से बनता है आरएनए। क्या बनता है स्टूडेंट्स? आरएनए बनता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स चूंकि आपको पता है, आपको ये बात भी पता है कि जो राइबोसोम्स है ना, ठीक है, ये दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। राइबोसोम एक मिलकर बने होते हैं प्रोटीन से और एक मिलकर बने होते हैं ये राइबोसोमल आरएनए से, ठीक है, राइबोसोमल
आरएनए से। आपको ये भी चीज भी पता है फ्रेंड्स, अगर आपको ये नहीं पता तो मैं फिर आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे हमारा जो इससे अगला चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 4, वहां पे हम इस चीज को डिटेल से पढ़ेंगे। जो हमारे पास आरएनए है ना, आरएनए का मतलब क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक को हम नाम देते हैं मैसेंजर आरएनए, एक को हम नाम देते हैं ट्रांसफर आरएनए, और एक को हम नाम देते हैं राइबोसोमल आरएनए। अभी जो राइबोसोमल आरएनए है ना स्टूडेंट्स, इसको राइबोसोमल आरएनए इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि राइबोसोम्स को बनाता है। अब चूंकि न्यूक्लियोलस ने राइबोसोम्स को बनाना है, तो न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन्स जो डीएनए का हिस्सा है, इससे जो आरएनए बनेगा वो भी राइबोसोमल आरएनए बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे जो डीएनए ना स्टूडेंट्स, जो कि न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन्स में पाया जाता है, ये इनकोड करता है राइबोसोमल आरएनए को। अब स्टूडेंट्स इन कोड से क्या मुराद है, इन कोड से मुराद क्या है आपको पता है, आपने ठीक है आपने पढ़ा हुआ है अपने 10th क्लास के अंदर कोडिंग क्या होती है, ठीक है, किस तरह से डीएनए कोड करते हैं। मैं आप लोगों को एक मतलब दोबारा दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स। अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने ना 10th क्लास के अंदर इस तरह का ना एक स्ट्रक्चर पढ़ा था डीएनए का। डीएनए के अंदर आपको पता, आपने बेसिस पढ़ी थी कि डीएनए के अंदर जो है ना हमारे पास बेसिस होती हैं। कौन कौन सी बेसिस होती हैं, आमतौर पर 4 बेसिस होती हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन सी बेसिस है, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गवानिन। ये आमतौर पर 4 जो हैं ये बेसिस होती हैं। इन कोड का क्या मतलब है, एडेनिन के सामने थायमिन अटैच होता है, थायमिन के सामने एडेनिन, साइटोसिन के सामने गवानिन, और गवानिन के सामने साइटोसिन अटैच होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस हवाले से आपने पढ़ा था जब ये एक डीएनए है ना, जब ये अलग होता है तो इस तरह से सेपरेट हो जाता है, फिर ये क्या करते हैं अपनी कॉम्प्लीमेंट्री कोर स्ट्रैंड बनाता है। तो स्टूडेंट्स इससे कहते हैं इनकोडिंग। ठीक है, अब डीएनए और आरएनए की इनकोडिंग में फर्क होता है। क्या फर्क होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको फिर बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें ना, डीएनए के अंदर देखें 4 बेसिस है, साइटोसिन, गवानिन, एडेनिन और थायमिन। जबकि आरएनए के अंदर स्टूडेंट्स 4 बेसिस हैं, साइटोसिन, गवानिन, एडेनिन। यहाँ पे थायमिन नहीं होता, यहाँ पे यूरासिल होता है। इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मैट्रिक जो है वो अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ी, उन बच्चों को ये पता होगी ये बात कि डीएनए और आरएनए में एक फर्क ये होता है कि जो डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस होती है वो होती है थायमिन, जबकि आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस होती है ना वो है यूरासिल। अगर आपको ये बात समझ नहीं आया तो आपने परेशान नहीं होना, हम इसको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। बस आप इतना याद रखें कि डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है वो थायमिन होती है। वैसे 4 बेसिस होती हैं, इसको हम इस तरह से याद रखते हैं एट जीसी के नाम से। ठीक है, एडेनिन, थायमिन, गवानिन और साइटोसिन। अब ये 4 बेसिस में जो थायमिन है ना ये डीएनए के अंदर होती है, और आरएनए के अंदर थायमिन की जगह पे ठीक है यूरासिल होता है। ठीक है, उसके यहाँ पे होता है एयूजीसी। ठीक है, इसको आपने जहन में रखना। क्लियर, तो इसको हम इनकोडिंग कहते हैं। तो वहां पे क्या होता है, जो न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन्स हैं स्टूडेंट्स, वो इनकोड करके क्या बनाते हैं, वो राइबोसोमल आरएनए बनाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन्स बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन्स में न्यूक्लियोलाई, अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोलाई कब बनते हैं। न्यूक्लियोलाई बनते तब हैं जब एक सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस की तकसीम मुकम्मल हो जाती है, तब जाके क्रोमोसोम्स के पास खास किस्म के हिस्से होते हैं जिन्हें न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन्स कहते हैं। ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है न्यूक्लियोलाई बनाते हैं। कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले राइबोसोमल आरएनए बनाते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो राइबोसोमल आरएनए है, अब इससे क्या होता है, ये न्यूक्लियोलाई कैसे बनाते हैं, आए इसको देखते हैं। जब हम न्यूक्लियोलस के स्ट्रक्चर को देखेंगे ना कि न्यूक्लियोलस के अंदर क्या क्या चीजें पड़ी होंगी, तो आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स आए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें मैंने आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस के नाम से एक स्लाइड ड्रॉ की। आप लोगों ने इसको इसी तरह से ड्रॉ करना है और इसको अच्छी तरह से याद भी करना है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस देखें स्टूडेंट्स, अब वो कहता है द न्यूक्लियोलस है ना जो, उसके अंदर 3 चीजें हैं, ग्रेन्युलर एंड फिब्रिलर कंपोनेंट्स एंड डीएनए। कितने हिस्से हैं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोलस के 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, 3 पार्ट्स हैं न्यूक्लियोलस के, ग्रेन्युलर, फिब्रिलर कंपोनेंट्स और डीएनए। अब स्टूडेंट्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं दानेदार स्ट्रक्चर्स, किसे कहते हैं, दानेदार स्ट्रक्चर्स को ग्रेन्यूल्स कहते हैं। फिब्रिलर कहते हैं धागे, इस तरह से जो धागे नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं ना स्टूडेंट, इनको हम जो है वो फिब्रिलर कहते हैं। और डीएनए का तो आपको पता ही है कि डीएनए क्या होता है, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये विरासती मादा है। ठीक है, और यहाँ पे किस डीएनए की बात हो रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे उस डीएनए की बात हो रही है जिसने न्यूक्लियोलस को बनाना है। ठीक है, जिसे आप क्या नाम देते हैं, जिसे आप न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन्स का नाम भी देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस डीएनए की बात हो रही है, तो आपने इसको ध्यान रखना है। न्यूक्लियोलस के कितने हिस्से हैं स्टूडेंट्स, 3 हिस्से हैं, ग्रेन्युलर, ठीक है, फिब्रिलर और डीएनए। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ग्रेन्युलर, फिब्रिलर और डीएनए। अब स्टूडेंट्स इसमें जो ग्रेन्युलर और फिब्रिलर है ना, ये न्यूक्लियोलस के अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, मैंने ये फिर एक अगेन ये एआई को यूज करते हुए एक डायग्राम बनाई हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझाने के लिए डायग्राम बनाई हुई है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये न्यूक्लियस है, ये जो आपको बाहर दीवार नजर आ रही है ना स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप भी जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो इसके अंदर सारा है स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियो प्लाज्म है। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये वाला जो है ये न्यूक्लियो प्लाज्म है। अब इस न्यूक्लियो प्लाज्म के अंदर स्टूडेंट्स जो आपको नजर आ रहा है कोर बाउंड्री, ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियोलस है। ये क्या है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोलस आपको नजर आ रहा है। अब इस न्यूक्लियोलस के अंदर स्टूडेंट्स मेनली ना 2 चीजें होती हैं। एक होता है हमारे पास फिब्रिलर एरिया, फिब्रिल देखें आप, इन्होंने धागों की तरह को शो किया हुआ है। एक होता है स्टूडेंट्स ग्रेन्युलर एरिया, ग्रेन्युलर क्या है, दानेदार स्ट्रक्चर होता है। फिब्रिलर धागों की तरह का स्ट्रक्चर होता है।
अब स्टूडेंट्स होता ये है, जो फिब्रिलर हिस्सा है ना, यहाँ पे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, और ग्रेन्युलर के अंदर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, राइबोसोमल सब यूनिट्स मौजूद होते हैं। हम इसको एक मिनट बाद जब रीड करते हैं तो फिर आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। मैं इसको एक मिनट बाद रीड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए, द ग्रेन्यूल्स कंसिस्ट ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स दैट हैव ऑलरेडी बीन फॉर्म्ड। अब ये जो स्टूडेंट्स ग्रेन्यूल्स है ना, ये जो साइड्स वाले पोर्शन है, अब इसको भी ध्यान रखना है। जो फिब्रिलर है ना, ये न्यूक्लियोलस के सेंटर में मौजूद होता है, जबकि जो ग्रेन्युलर सब यूनिट्स हैं वो न्यूक्लियोलस के साइड में मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट जो न्यूक्लियोलस के साइड में मौजूद होते हैं ना, यहाँ पे राइबोसोमल सब यूनिट्स बने पड़े होते हैं। मसलन फर्ज करें कि आप इस तरह से जो है वो एक ये लार्जर सब यूनिट है, ठीक है, और यहाँ कहीं पे इस तरह से एक छोटा स्मॉलर सब यूनिट पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे राइबोसोमल सब यूनिट्स जो हैं वो बने होते हैं, ठीक है, आपने इसको ज़हन में रखना है। ग्रेन्युलर एरिया के अंदर, अच्छा आपको पता है कि राइबोसोम्स जो हैं ये भी टीनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे छोटे से दानेदार स्ट्रक्चर्स हैं। और चूंकि राइबोसोम्स के सब यूनिट्स वो भी इसी तरह के हैं, छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर्स हैं। चूंकि यहाँ पे राइबोसोम्स के सब यूनिट्स पड़े होते हैं, इसी वजह से हमें नजर आ रहा होता है कि दानेदार स्ट्रक्चर है। इसी वजह से स्टूडेंट्स हम इसे ग्रेन्युलर कंपोनेंट या फिर ग्रेन्यूल्स का नाम भी देते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए फिब्रिल्स। अब फिब्रिल्स स्टूडेंट्स से क्यों कहते हैं, फिब्रिल्स मैंने आपको बताया इस तरह से धागों को कहते हैं, ठीक है, फाइबर आपको पता है धागों को कहते हैं, फिब्रिल्स उसी से निकला है, ये धागे नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब यहाँ पे देखें, द फिब्रिल्स आर कंपोज्ड ऑफ द रॉ मटेरियल। स्टूडेंट रॉ मटेरियल्स किसे कहते हैं, रॉ मटेरियल कहते हैं खाम माल। खाम माल क्या होता है, जो कि किसी चीज को तैयार करने के लिए चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव अस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब स्टूडेंट्स मैं इसमें कहता हूँ ये रिएक्शन, अब इस रिएक्शन के लिए जो चीजें चाहिए इसका रॉ मटेरियल, ये इसका क्या है, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल स्टूडेंट्स राइबोसोम्स बनाने के लिए आपको पता है कि राइबोसोम्स जो है वो दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, एक प्रोटीन्स और एक क्या, राइबोसोमल आरएनए। दो चीजों से है ना, एक प्रोटीन्स और एक राइबोसोमल आरएनए। हम इसको आगे राइबोसोम्स में भी देखेंगे। चीज को याद रखना है कि राइबोसोम दो चीजों से मिलकर बने, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से। अब स्टूडेंट्स ये राइबोसोम्स के रॉ मटेरियल्स हैं, क्या है स्टूडेंट्स, रॉ मटेरियल्स हैं। तो जो रॉ मटेरियल्स है ना स्टूडेंट्स, वो कहाँ पे मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स, वो मौजूद होते हैं फिब्रिलर एरिया के अंदर। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स आप, फिब्रिलर एरिया के अंदर क्या मौजूद है, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स ये राइबोसोमल आरएनए कहां से आया स्टूडेंट्स, ये राइबोसोमल आरएनए बनाया, ठीक है, राइबोसोमल डीएनए ने, जिससे बेसिकली आप न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है, डीएनए न्यूक्लियोलस के अंदर मौजूद नहीं होता, डीएनए मौजूद होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमाटिन की शक्ल में। न्यूक्लियोलस के अंदर जो है वो डीएनए मौजूद नहीं होता, न्यूक्लियोलस के अंदर जो है वो राइबोसोमल आरएनए मौजूद होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर जो है वो प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, ठीक है, फिब्रिलर एरिया के अंदर। और ग्रेन्युलर एरिया के अंदर राइबोसोमल सब यूनिट्स मौजूद होते हैं। तो आपने इसको ज़हन में रखना है। अभी जो डीएनए है जो कि न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन्स हैं, ये न्यूक्लियोलस के बाहर मौजूद होते हैं, जो कि राइबोसोमल डीएनए से क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, राइबोसोमल आरएनए बनाते हैं। फिर ये जो राइबोसोमल आरएनए ना स्टूडेंट्स, ये इस न्यूक्लियस के अंदर जाकर, ठीक है, आगे प्रोटीन्स के साथ मिलता है। फिर प्रोटीन्स के साथ जब वो मिलेगा स्टूडेंट्स, तो वो क्या बना देगा, वो आगे ठीक है राइबोसोमल सब यूनिट्स बना देगा। तो आप लोगों ने इसको ज़हन में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। पेपर में आप लोगों को फर्क आता है कि ग्रेन्यूल्स और फिब्रिल्स में क्या फर्क होता है। तो आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि जो ग्रेन्यूल्स हैं इनके पास क्या होते हैं, राइबोसोमल सब यूनिट्स बने तैयार होते हैं, जबकि फिब्रिल्स के पास क्या होता है, राइबोसोमल सब यूनिट्स बनाने वाला जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल मतलब कौन सा रॉ मटेरियल, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स, ये इस पर मुश्तमिल होते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इससे बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे फिर एक चीज ड्रॉ कर दी है, ठीक है, फिर आप लोगों के लिए फिर वही कॉन्सेप्ट ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी इसकी और समझ आ जाए, ठीक है। न्यूक्लियोलस जो है स्टूडेंट्स, इसके दो हिस्से होते हैं, एक फिब्रिलर हिस्सा होता है और एक ग्रेन्युलर है। फिब्रिलर में क्या आते हैं, रॉ मटेरियल ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स। अब फिब्रिलर एरिया के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, देखिए फिब्रिल्स किससे कहते हैं, फिब्रिल्स मैंने आपको बताया धागों को कहते हैं। आपको पता है राइबोसोमल आरएनए है ना जो, ये भी इसी तरह के, ठीक है, इसकी फिब्रिल्स की तरह की शेप होती है। तो इसी वजह से हम इसे फिब्रिलर एरिया कहते हैं, जबकि इसे ग्रेन्युलर एरिया इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे राइबोसोमल सब यूनिट्स मौजूद होते हैं और राइबोसोमल सब यूनिट्स क्या होते हैं, ग्रेन्युलर होते हैं। तो आपने इसको ज़हन में रखना है। और उसके बाद जो क्रोमाटिन है, क्रोमाटिन के अंदर राइबोसोमल डीएनए, जिसे आप न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन्स भी कहते हैं, ये उसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, जो कि न्यूक्लियोलस को बनाते हैं। न्यूक्लियोलस को कैसे बनाते हैं, असल में किसको बनाते हैं, इनकोड करते हैं राइबोसोमल आरएनए को। फिर राइबोसोमल आरएनए आगे प्रोटीन्स के साथ मिलती हैं तो फिब्रिलर एरिया बनता है। फिर जब वो प्रोटीन्स के साथ मिल जाती हैं तो स्टूडेंट राइबोसोमल सब यूनिट्स बनते हैं जो कि ग्रेन्युलर एरिया बनाते हैं, और ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बन जाता है, न्यूक्लियोलस बन जाता है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बुक के अंदर और लिखे हुए हैं,
ठीक है, वो कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। अब स्टूडेंट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स डीएनए और आरएनए के कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स है स्टूडेंट्स? डीएनए का आपको पता है कि डीएनए किस चीज से मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा ना कि डीएनए इज मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। कौन कौन से? एक राइबोज शुगर थी, एक हमारे पास नाइट्रोजनस बेस थी, और स्टूडेंट्स एक हमारे पास क्या था? फास्फोरिक एसिड। तो इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। वैसे हम इसको डिटेल से अगले चैप्टर के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। तो डीएनए और आरएनए के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, मतलब न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है स्टूडेंट्स? यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसके 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन से? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 5 कार्बन की राइबोज शुगर होती है, उसके बाद नाइट्रोजनस बेस और फिर फास्फोरिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक स्टूडेंट्स, अब डीएनए और आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक तकरीबन सेम होते हैं। फर्क क्या होता है? डीएनए के अंदर मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजनस बेस का फर्क होता है। डीएनए के अंदर जो होती है वो एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन और गवानीन होती है, जबकि आरएनए के अंदर क्या होती है स्टूडेंट्स? एडेनिन, थायामीन नहीं होती। थायामीन की जगह पे होती है यूरासिल और गवानीन, साइटोसिन। ठीक है, ये फर्क होते हैं इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट्स एटीपी, आपको पता है एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। स्टूडेंट्स आर अलाउड टू एंटर इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है, अब इन्हें न्यूक्लियस के अंदर दाखिल होने दिया जाता है। किसके जरिए दाखिल होने दिया जाता है? न्यूक्लियर पोर्स के जरिए। उसके बाद स्टूडेंट्स राइबोसोमल सब यूनिट्स। अब राइबोसोमल सब यूनिट्स कहां पे? देखें, फिर मैं दोबारा बता रहा हूं, राइबोसोमल सब यूनिट्स कहां पे बनते हैं? इनका रॉ मटेरियल मौजूद होता है। फर्ज करें कि ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस के यहाँ पे सेंट्रल इसका फिब्रिलर एरिया, यहाँ पे इसका रॉ मटेरियल मौजूद होता है। यहाँ पे राइबोसोमल सब यूनिट्स बनने के बाद आगे ग्रेन्युलर एरिया के अंदर भेज दिए जाते हैं। फिर यहां से स्टूडेंट्स आगे जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म से फिर न्यूक्लियर पोर्स के जरिए साइटोप्लाज्म में भेज दिए जाते हैं। तो राइबोसोमल सब यूनिट्स व्हिच आर बिल्ड इन न्यूक्लियोलाई, जो कि न्यूक्लियोलाई के अंदर बनते हैं, आर द एग्जांपल ऑफ मटेरियल्स, वो ऐसी मटेरियल्स की मिसालें हैं डेट आर अलाउड, जिन्हें इजाजत दी जाती है टू लीव द न्यूक्लियस, कि वो न्यूक्लियस को लीव कर जाएं। और किसके जरिए लीव कर जाएं? ठीक है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के जरिए। ठीक है, न्यूक्लियर पोर के जरिए आप इस तरह से भी इसे कह सकते हैं, और साइटोप्लाज्म के अंदर दाखिल हो जाएं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को फिर नजर आ रहा है कि आप लोगों को आरएनए, ठीक है, आरएनए का स्ट्रक्चर और ये डीएनए का स्ट्रक्चर। आपको पता है आरएनए जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, आप इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, 2 फर्क मैंने अभी आपको बताया आरएनए और डीएनए के अंदर। डीएनए जो है इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, जबकि आरएनए के क्या होते हैं इस तरह से सिंगल स्ट्रैंड होता है। दूसरा डीएनए के अंदर जो है वो थायामीन होती है, आरएनए के अंदर यूरासिल होती है। ठीक है, वैसे आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे एटीपी का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि एटीपी क्या होती है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एटीपी जो है इसके यही कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एडेनिन ये एक नाइट्रोजनस बेस है, ये राइबोज, और ये 3 फास्फेट ग्रुप है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसे कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि यही स्ट्रक्चर जो है एक न्यूक्लियोटाइड का भी होता है। एटीपी बेसिकली एक न्यूक्लियोटाइड है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये एक न्यूक्लियोटाइड ही है, और यही न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनते हैं? डीएनए बनते हैं और आरएनए बनते हैं। ठीक है तो स्टूडेंट्स आपने इसको भी ध्यान में रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे बुक में एक और बॉक्स जो है वो यहाँ पे गिवन है। इस बॉक्स में क्या कहते हैं? वो कहते हैं इन सेल्स दैट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स। अब देखें, ऐसे सेल जो कि प्रोटीन्स की ज्यादा अमाउंट प्रोड्यूस करते हैं, थस रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ राइबोसोम्स। ऐसी बात है, अब जिन सेल ने प्रोटीन ज्यादा बनानी है उन्हें राइबोसोम्स भी तो ज्यादा चाहिए। अब स्टूडेंट जिन सेल्स में राइबोसोम ज्यादा बनेंगे उनका न्यूक्लियोलस जो है वो बड़ा होगा। ठीक है, द साइज ऑफ द न्यूक्लियोलस इज कंसिडरेबल, उनका जो न्यूक्लियोलस का साइज है वो काबिल गौर होगा। एट द ऑनसेट ऑफ माइटोसिस, जब माइटोसिस स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स, फिर वही बात जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ठीक है, कि जब एक सेल तकसीम करने लगता है ना, जब माइटोसिस स्टार्ट होती है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाती है, उसके अंदर जो न्यूक्लियोलस है वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, यही बात देखिए जो मैंने आपको पहले बताई थी। जब माइटोसिस स्टार्ट होती है तो सिंगल न्यूक्लियोलस जो है जो कि सेल के अंदर पड़ा होता है वो डिसअपीयर, वो गायब हो जाता है। एंड आफ्टर डिवीजन और तकसीम के बाद न्यू न्यूक्लियोलस इज फॉर्म फ्रॉम द एनओआर, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन से एक नया न्यूक्लियोलस बन जाता है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, जो मैंने आप लोगों को एक पीछे जो है वो एक स्केच के अंदर जो है मैंने आप लोगों को दिखाई थी। यहाँ पे स्टूडेंट देखें जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी, जब एक सेल तकसीम हो जाता है उसका न्यूक्लियस तकसीम हो जाता है, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स के ऊपर न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन्स हैं, ये क्या करते हैं? एक नया न्यूक्लियोलस जो है वो बना देते हैं। कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स? ये डीएनए जो है जो कि यहाँ पे इस क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है, ये इनकोड करता है राइबोसोमल आरएनए, वो राइबोसोमल आरएनए के प्रोटीन्स के साथ मिलकर जो है वो सेंट्रल फिब्रिलर एरिया बनाता है, फिब्रिल्स का एरिया। और वहां पे क्या होता है स्टूडेंट्स? वहां पे जो है वो राइबोसोमल सब यूनिट्स की तैयारी होती है। तैयार करने के बाद उनको साइड में भेज दिया जाता है, जो कि ग्रेन्युलर एरिया बन जाता है। आपने इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और आपने चीज ध्यान रखनी है कि जो न्यूक्लियोलस है ना, जिस तरह न्यूक्लियस के गिर्द एक दीवार होती है ना, एक मेम्ब्रेन होती है, इस तरह न्यूक्लियोलस के गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, मतलब यह है कि न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कॉन्टेक्ट में होता है। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियोलस के गिर्द एक अलग से मेम्ब्रेन मौजूद है, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियोलस के गिर्द कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, कोई दीवार मौजूद नहीं होती, बस इस तरह से एक स्ट्रक्चर हमें नजर आता है, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि फर्ज करें कि मैं आप लोगों को आसानी के लिए एक और चीज मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को इस तरह से समझ आ जाएगी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्ज करें ये न्यूक्लियस है,
अब न्यूक्लियस के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पे ना आप इस तरह से इमेजिन करें कि ये हमारे पास पड़ा हुआ है, यहाँ पे फिब्रिलर एरिया है, यहाँ पे राइबोसोमल फिब्रिलर एरिया है, यहाँ पे जो है वो राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन्स पड़े हैं। इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, इन्होंने राइबोसोमल सब यूनिट्स बना दी। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे राइबोसोमल सब यूनिट्स पड़े हुए हैं बस। और इसके साइड पे स्टूडेंट्स यहाँ पे बाहर जो है वो इसी तरह से जो है वो डीएनए मौजूद होता है। समझ आ रही है? इसी तरह से बाहर जो है वो डीएनए मौजूद होता है। इसके न्यूक्लियोलस के बाहर कोई बाउंड्री नहीं होती। देखिए इसी वजह से वो आपकी बुक के अंदर जब उसने न्यूक्लियोलस के स्ट्रक्चर को लिखा ना, तो उसने कहा कि जो न्यूक्लियोलस है ये ग्रैन्युलर कंपोनेंट, फिब्रिलर कंपोनेंट और डीएनए पर मुश्तमिल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये जो फिब्रिलर एरिया है इसके अंदर डीएनए पड़ा हुआ है, ग्रैन्युलर एरिया के अंदर डीएनए पड़ा हुआ है, डीएनए इसके बाहर मौजूद होता है, लेकिन कुछ हिस्सा डीएनए का इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, इसके अंदर मौजूद होता है स्ट्रक्चर के अंदर। तो स्टूडेंट्स इसी वजह से हम कहते हैं कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर डीएनए भी मौजूद होता है। उस डीएनए को हम राइबोसोमल डीएनए का नाम भी देते हैं, या फिर उसे हम न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन का नाम भी देते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि न्यूक्लियोलस के गिर्द कोई भी बाउंड्री मौजूद नहीं होती, ये डायरेक्ट न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट में होता है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कॉन्टैक्ट में होता है, इसके गिर्द कोई भी बाउंड्री मौजूद नहीं होती। मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये बात याद हो जाए और आप लोग इस बात को हिफज कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को आगे काम भी आएगी। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्रोमाटिन एंड क्रोमोसोम्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।